सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एम प्राइम की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। उपचुनाव के नतीजे, जी हां, हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के साथ साथ कांग्रेस ने फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी को उपचुनाव में एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिली हार एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जो है तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद जुब्बल कोटखाई सीट से जीते रोहित ठाकुर जहां 2022 में कांग्रेस सरकार के आने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आ चुका है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी इस हार पर मंथन करेगी और कमियों को दूर करेगी। जो हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है। तो वहीं बीजेपी हार पर मंथन की बात कर रही है और आपको बता दें कि कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने शानदार जीत दर्ज करते हुए कहा कि इस बार मंडी सांसद विपक्ष में बैठेगा। बहुत सी चुनौतियां भी थी पर सभी कांग्रेस जनों ने एक मत होकर इस लड़ाई को लड़ा है और हमने इसमें विजय हासिल की। तो मैं सारी देश की जनता को और खास करके कांग्रेस जनों का बहुत बहुत आभार है। कांग्रेस सदा काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों से अपील करती है और हमने इन्हीं विकास के कार्यों को देखते हुए पिछले कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया है। और उधर इलाहाबाद में इनेलो की जीत के बाद अभय चौटाला की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अभय चौटाला ने कहा है कि ये उनकी नहीं बल्कि जनता और किसानों की जीत है। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही है और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जब्त जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार, इस बार उसकी जमानत जब्त। इस जीत का श्रेय 100% किसानों को ही है। तो एक तरफ जहां इनेलो की जीत हुई है और वहीं दूसरी ओर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का एक बड़ा बयान भी सामने आ गया है। अनिल विज ने कहा है कि ये उपचुनाव टेक्निकली जीते हैं लेकिन नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार रहे हैं। देखिए, टेक्निकली चाहे अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी
उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही, उसको भी अपनी हैसियत ऐलनाबाद के लोगों ने दिखा दी है। देश के 13 राज्यों में ये उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को एक कड़ी शिकस्त यहां पर मिली है, एक बड़ी शिकस्त यहां पर मिली है और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ यहां पर तीनों मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। योगेश सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्लेषक हैं, और वहीं अजय राणा जी हैं बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद वियानी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही MH1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है सब। सबसे पहले अजय राणा जी आपके पास हम आना चाहेंगे। अजय जी, ये तस्वीर जो नतीजों की तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर कुछ कहती है, मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जयराम ठाकुर की भी बात अगर हम करें तो उन्होंने भी कहा है महंगाई मुद्दा था और इसी को विपक्ष ने, इसी को दूसरी पार्टियों ने जो है वो भुनाया है। आपकी सरकार होने के बावजूद क्लीन स्वीप। नमस्कार जी। लोकतंत्र में जो हार जीत होती है एक प्रक्रिया है। कभी जीत होती है, कभी हार होती है, और जनता ने जो फैसला दिया है भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करती है दिल से, और आने वाले समय में मेहनत करेंगे और फिर जीतेंगे। कई बार चुनावों में बहुत सी कमियां देखने में आती हैं, उसके बाद तथ्य जब जाएंगे लोगों के बीच या कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी के सभी नेता लोग और सभी बैठेंगे, एकदम उसको इकट्ठा करके फिर जो भी जानकारियां होंगी वो ऊपर हाईकमान से चर्चा करेंगे, उनको भेजेंगे, और जो भी निर्णय होगा आने वाले समय में और इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। नहीं अजय जी, अगर महंगाई मुद्दा है, इस तरह की बात खुद मुख्यमंत्री कहते हैं, यानी कि केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं इस हार को लेकर, माने? नहीं, इसके कारण और है। ये ठीक है कि महंगाई की मार सबको लगती है, उसका एक असर सब पे होता है, परिवार पे, गरीब परिवारों पे भी, अमीरों पे भी असर सबका होता है। लेकिन इसको बढ़ने का कारण जो विश्व महामारी फैली थी उसके कारण पूरे भारत में भी संकट था और हिमाचल में भी संकट है। और जब मैंने एक दिन पहले भी मैं कहीं बात कर रहा था, जब विपदा होती है तो घर में पकवान नहीं बनते, थोड़ी तंगी सबको झेलनी पड़ती है। उस तंगी के दौर में है और मुझे ये विश्वास है कि मोदी जी भविष्य में इस महंगाई को फिर ठीक करेंगे। चलिए योगेश जी आपके पास हम आना चाहेंगे। जो नतीजे आए हैं इसमें हम क्या ये मान करके चले कि बड़ी वजह क्या आपको दिख रही है? क्या यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा भारी पड़े हैं, वो ज्यादा यहाँ पर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बीजेपी है उसको भुना नहीं पाई है, बीजेपी इस चीज को समझ नहीं पाई है और यही वजह रही है कि इतनी बड़ी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सत्ता में बैठी पार्टी होती है वो उपचुनावों को इतनी गंभीरता से नहीं लेती। पहला कारण तो ये है, ये हमारे भारतवर्ष की एक राजनीति की एक फितरत है, एक आदत है कि वो इस तरीके की प्रतिक्रिया उनके लिए आई जाती। दूसरी बात ये है कि इस समय इस बात में कोई इस बात में हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि को लेकर इस समय भाजपा पर बड़ा प्रहार हुआ है। देखिए, किसी भी चीज की एक सीमा होती है और हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी, हिंदुस्तान जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में करीब 90 से 95% जनसंख्या मध्यम वर्ग और गरीब है। एक ही वर्ग ऐसा है जिसको इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम बात करें, इसको आप जरा थोड़ा सा गंभीरता से समझेगा, मैं अपने साथी मित्र से भी आग्रह करूंगा इस बात को समझेगा कि पहले से कोरोना काल में लोगों की आय कम हुई है निश्चित तौर पर, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो नौकरी हो। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की जो आय थी, अगर वो 20,000 रुपए की नौकरी करता है तो वो 10 या 12,000 कंपनियों ने उनका कट किया है। और एक तो वो पैसा कम हो गया है, व्यापारी में भी यही स्थिति है, दूसरा महंगाई बढ़ गई है। तो लोगों का ये इस समय मानना या उस समय समझना ये है कि यदि यही हाल रहा तो कैसे हम जीवन निर्वाह करेंगे, कैसे बच्चों का संचालन करेंगे। तो ये जो महंगाई ऐसी चीज, अगर ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां प्याज पे भी सरकारें गिर गई हैं। और इस बार तो पेट्रोल पे बात है, अगर हम देखेंगे बीते 2 दिन पहले कमर्शियल सिलेंडर पे 200 रुपए से अधिक एक साथ बढ़े, इस समय 2,000 रुपए सिलेंडर है। अगर डीजल पे और ये कमर्शियल सिलेंडर
पे, इन सब चीजों पे जब रेट बढ़ता है तो महंगाई निश्चित तौर पे बढ़ती है। तो जनता का एक इन्होंने रुख दिया, जनता ने एक बात बताई है कि महंगाई से हम आपसे त्रस्त है और ये बीजेपी के लिए बहुत समझने और संभलने की जरूरत है, क्योंकि ये एक कहते हैं कि छोटी सी चीज है जिसका इन्होंने नींव रखी है, जो जनता ने अभी बताया। क्योंकि अभी उपचुनाव है और अभी 2022 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में, अन्य कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो बीजेपी को यहां समझना पड़ेगा कि आखिर जनता का मूड क्या है, हम कहां विफलता की ओर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये बातें नहीं लोग कह रहे हैं या बात समझ रहे हैं कि महंगाई की वजह से वो खामोश है या पार्टी ये समझ रही है कि हम ये लोग कुछ कह ही नहीं पा रहे, काम हिंदुत्व से चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। मुझे लग रहा धरातल पे बहुत जरूरत है। योगेश जी, यानी कि ये मान करके चले कि पहले जिस तरह से महंगाई बढ़ती थी तो प्रदर्शन करते थे, एक नाराजगी जाहिर जनता की तरफ से की जाती थी, तमाम पार्टियां जो है सड़कों पर आती थी, लेकिन अब एक साइलेंट अटैक करते हैं, अब सीधा चुनाव में पस्त कर देते हैं, कहते हैं कि अब समझिए आप कि आपको हमारी मुद्दे को समझना पड़ेगा और महंगाई के मुद्दे को भी आपको यहां पर कम करना पड़ेगा। साइलेंट अटैक है। कोमल, मैं आपको बता दूं कि इस समय विपक्ष का जो रोल था वो बहुत मजबूत नहीं है। महंगाई पे जिस कदर महंगाई बढ़ी हुई है, अगर विपक्ष के रूप में हम कोई भी ले लें, वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य कोई भी दल, वो इस समय किसी चौक पे प्रदर्शन नहीं है, कई गलियों में शोर नहीं है। महंगाई के लिए जो इस बार विपक्ष को काम करने की जरूरत नहीं है, जनता का जो मूड है वो स्वयं समझा पा रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते थे जरा से रेट बढ़ने पे 2 रुपए 5 रुपए बढ़ने पर विपक्ष तांडव करा करता था। हम बीजेपी की बात करें, सिलेंडर लेके बैठ जाया करते थे, विपक्ष ने कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, लेकिन उसके बावजूद ये बीजेपी की हार उनको समझने के लिए बहुत बड़ा एक अंदेशा है, बहुत बड़ा एक मैसेज है। हाँ, जी, मंथन करने की यहाँ जरूरत है बीजेपी को। आपके पास आनंद जी हम आना चाहेंगे, 2022 के लिए एक शुभ संकेत मिल चुका है, दिवाली से पहले एक छोटी दिवाली आप लोगों की। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अब जो समय जो आ गया, परिवर्तन का आ गया है। लोगों ने बीजेपी कार्यप्रणाली, बीजेपी की झूठ, बीजेपी की नीतियों को अच्छी तरह पहचान लिया और वह रिजल्ट सामने आने लगे हैं। अभी मेरे साथी महंगाई पर जिस प्रकार से कह रहे थे, देखो थोड़ी सी महंगाई, थोड़े से सिलेंडर के रेट बढ़े, स्मृति ईरानी जी जैसे किस प्रकार से सर पे सिलेंडर लेकर ढिंढोरा पीटा और महंगाई को मेन मुख्य मुद्दा बनाकर उसके साथ साथ बाबा रामदेव को आगे कर दिया, काले धन की बातें करके, अन्ना हजारे को आगे कर दिया, लोकपाल बिल की बातें करके। इस प्रकार से इन्होंने ऐसे लोगों के पीछे एक बैकग्राउंडिंग तैयार करके कांग्रेस की सरकार जब गिराने का काम किया और मेन मुद्दा उस वक्त भी महंगाई और इस प्रकार के काले धन की और लोकपाल बिलों की इस तरह की बातें करके जो किया, लोग उस पर बरगला गए। कभी 15-15 लाख रुपए देने की बात की, कभी सुशासन की बात की, अच्छे दिनों की बात की, और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट यही निकला कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई कंट्रोल ये नहीं कर पाए और जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के रेट आज पूरे देश में बढ़ रहे हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन के रेट अगर बढ़ेंगे तो नेचुरली हर वस्तु की महंगाई में फर्क पड़ेगा। और महंगाई मुख्य मुद्दा पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का नहीं, आम जनता का मुद्दा महंगाई है। क्योंकि आज एक आम आदमी का घर संचालन करना इतना मुश्किल हो गया है जिसकी कोई हद नहीं। और जिस प्रकार से हमारे बच्चे कुछ स्कूल कॉलेज या जाना चाहते हैं या नौकरी पे जाना चाहते हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ जाने से उनकी पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई है। ऐसी स्थिति के अंदर बीजेपी सरकार पूरी फेलियर घोषित हुई है। आनंद जी, आपने कहा कि बीजेपी ने, केंद्र की सरकार ने या हिमाचल की सरकार ने महंगाई का मुद्दा रखा है, महंगाई के मुद्दे पे कोई काम नहीं किया है, महंगाई बढ़ी है, जनता त्रस्त हो गई है, सब कुछ आपने कहा, लेकिन इलाहाबाद में भी तो कुछ ऐसे नतीजे आए हैं जिसपे आपको सोचने की जरूरत है। पहले जो वोट मिले थे आपको प्रतिशत, उससे कहीं ज्यादा कम मिले हैं। अभय चौटाला ने सीधे तौर पे कहा है कि अब प्रतिशत घटा है, यानी कि जब्त भी हो गया है आप लोगों का लाइसेंस। अभय चौटाला जी को जीत की बधाई है एक साधारण नागरिक होने के नाते, परंतु उन्हें मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, घमंड में आने की जरूरत नहीं है। उनको जितने वोट पहले मिले थे उससे कम वोट मिले हैं, उससे ज्यादा वोट नहीं मिले। अगर वो जीते तो अपने मतलब ये कांग्रेस के विषय ना सोचे, वो अपने विषय में, अपनी पार्टी के विषय में सोचे। पहले भी इकल्ले विधायक थे और आज भी इकल्ले विधायक है। और जब तक बीजेपी के
साथी के जो वोट बैंक की जो बात है, जो वोट पड़ा है, आप की पूरी टीम यहाँ पर घूमी होगी। जिस प्रकार से धनबल और जो लठबल और भयबल जो इन्होंने सरकार ने जो अपनाया, उस स्थिति के कारण जो है यहाँ के वोट बढ़े। चाहे सरसा लोकल की बात करूं या इलाहाबाद लोकल की बात करूं, जितना धन बीजेपी ने वहां पर बांटा है और ओपन बांटा है, यहाँ का जो जिला प्रशासन है मुख दर्द होकर देखता रहा। 72 घंटे के अंदर जो भी बाहर का कार्यकर्ता है, कोई बाहर का वर्कर है, उस एरिया में एंट्री नहीं कर सकता, जबकि बीजेपी, जेजेपी और इनके लोग वहां पर ओपन घूम रहे थे, इनके मंत्री ओपन घूम रहे थे, बाकी किसी भी पार्टी के नहीं थे। तो ये स्थिति बीजेपी की रही। अगर उनका वोट बैंक बढ़ा तो केवल इस बढ़ा है, और उन्होंने जिस प्रकार की भय की राजनीति जो वहां पे अपनाई है, लोगों को जिस प्रकार से पंचों सरपंचों को बुलाकर डराया है, 3 साल हमारी सरकार अभी हो रहा है, देख लो भाई तुम्हारा क्या होगा। अजय जी, गंभीर आरोप आनंद जी लगा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से गंभीर आरोप लग रहा है। गंभीर आरोप, मैं बिल्कुल राइट लगा रहा हूं, मैं गलत नहीं लगा रहा। और मेरे ख्याल में आपकी टीम यहाँ घूमी भी होगी और देखा भी होगा आपने जिस प्रकार का यहाँ का माहौल रहा। नहीं तो एक बात बताएं, एक दिन पहले तक वो कैंडिडेट बीजेपी का नहीं था, हलोपा का गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं, क्या जवाब आप देना चाहेंगे? होने के बावजूद वहां पर बिना त्याग पत्र दिए बीजेपी। जी आनंद जी जवाब ले लेते हैं, आनंद जी जवाब ले लेते हैं अजय जी से। मुझसे जी मैडम, ऐसा है कि हिमाचल में कांग्रेस ने जितने आरोप लगाने थे, अब तो इलेक्शन ओवर है, इनको जीत मिली है, लेकिन मंडी की जो जीत, उसके बारे में विषय में बात करना चाहूंगा। अजय जी, इन्होंने इलाहाबाद को लेकर के भी कहा है कि आप लोगों की तरफ से वहां लोगों को डराया गया है कि अभी हमारी सरकार बची हुई है और आगे देखिएगा क्या होगा, इस तरह से डरा करके ये वोटिंग जो है की है और प्रतिशत बढ़ा है। गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस के जो मन की बात है इनके अंदर की, वो इनके मुंह पे आ रही है, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने जब भी राज किया तो ये सारे छल बल कांग्रेस आज तक अपनाती रही है, वही इनके मुंह से बाहर आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से, जैसे मैं हिमाचल की बात करूं, मैं इलाहाबाद में, वो ये भारतीय जनता पार्टी जो सारे पूरे भारतवर्ष में एक सा ही उसकी रीति नीति है और एक सा ही काम करती है। और हिमाचल में भी हालांकि हमारी सरकार है, लेकिन बड़े निष्पक्ष और शांतिपूर्ण यहाँ चुनाव हुए हैं, और इतना कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसा कहीं कोई नहीं लगा ज्यादा। लेकिन कांग्रेस की आदत है, इन्होंने इसी तरीके से राज किया है कंट्री में, जब भी किया है तो इनको यही दिखेगा। मैं इस आरोप को नकारता हूँ। चलिए आनंद जी, इस पर आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आनंद जी कहिए। बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने ऐसा कोई भी खंडन नहीं किया। शायद आपने यहाँ का चुनाव नहीं देखा अजय जी, जिस प्रकार की यहाँ पर स्थिति रही, आपके पास कोई उम्मीदवार नहीं था और एक दिन पहले उम्मीदवार हायर करके, वो भी हलोपो पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, और वहां से उन्होंने रिजाइन भी नहीं किया। उनके जो भाई विधायक रहे सरसा से, आपको समर्थन देने आए थे, और समर्थन देने आने के बावजूद उनका समर्थन नहीं लिया गया था। और क्या कहकर नहीं लिया गया था, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो सरसा के विधायक है। और उसी के भाई को आप इमीडिएटली टिकट देते हैं केवल धन की वजह से, जो आपको पता है कि वो व्यक्ति कितना धन कर सकता है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री और जिस प्रकार से अन्य मंत्री 30 तारीख तक अगर यहाँ नहीं बैठे रहे होटलों में, यहाँ जनता इलाहाबाद की जनता में नहीं घूमते रहे, तो इस बात के हमारे पास पुख्ता सबूत है, होटलों के बिल भी हमारे पास है। और हमारा एक भी उम्मीदवार के साथ अलावा अन्य जो बाहर का कोई भी व्यक्ति इस एरिया के अंदर नहीं गया, ये जिस हमारे सबूत है। तो इन बातों को आप ठुकराए थे कितना भी आप अपना किनारा करें, इस बात को सरसा की जनता, इलाहाबाद की जनता, पूरी हरियाणा की जनता इसको जानती है कि किस प्रकार से इस चुनाव के अंदर आपने वोट बैंक हासिल किया। और ये स्थिति पहले से ही थी कि जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला का एक स्थायी वोट बैंक था, वो ही उनको आया, उसके अलावा कोई वो एक्स्ट्रा वोट बैंक नहीं आया, और उसमें ही कुछ छेद लगी है। अजय जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, इसके साथ मैं एक सवाल भी यहाँ पर आपसे जोड़ दे रही हूँ। क्या अब सीएम जयराम ठाकुर के ऊपर में खतरे की घंटी बज रही है? क्योंकि हमने देखा है कि अगर बीजेपी के जो आला कमान है वो परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी कमी देखते हैं, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव हुआ है ये उनके नेतृत्व में हुआ है और हार भी मिली है, तो क्या अब सीएम बदलने की कवायद भी तेज होगी यहाँ पर?
क्या ऐसी कोई तस्वीर, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं? एक तो इलाहाबाद की बात कर रहे थे, मैं जहां तक, हालांकि मुझे वहां के चुनावों का मालूम नहीं है ज्यादा, क्योंकि हिमाचल में ही रहे हैं हम, हिमाचल में ही काम किया ज्यादा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कल्चर एक सा है सारे। मुझे पता है कि इस कल्चर में भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी अपनी गरिमा रह के ही चुनाव लड़ा होगा। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जो मैं मंडी की बात करूं तो मात्र 8,000 वोटों से, 86 वोटों से हमारी हार हुई है। ठीक है, इसमें हम सीख लेंगे और धरातल से जानकारी भी लेंगे, और ये ठीक है कि भ्रम की स्थिति रही है कार्यकर्ताओं के बीच, हार तभी हुई है और बड़ी कम सी हार हुई है। और जब भ्रम की स्थिति होती है तो कार्य सिद्ध नहीं होता कई बार, और सिद्धि नहीं होती तो कई बार सफलता भी नहीं मिलती। अजय जी, और अजय जी, मुख्यमंत्री आपने कहा है बहुत कम से हार हुई है, मार्जिन माना कि बहुत कम है, मार्जिन माना कि बहुत कम है, लेकिन मंडी का जो सीट है, वो सीट जो है उसमें सीएम जयराम ठाकुर की एक पकड़ है, वो उनकी जगह है, और वहां पर हार जाना बड़ी बात है। कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य पर भी संकट है। मुख्यमंत्री जी ने पूरी मेहनत की है और 100 से ऊपर उन्होंने जनसभा की है, लेकिन लोगों ने भी अच्छा मत दिया है। ये ठीक है कि कुछ एक इशू कई बार किसी चुनाव में हावी हो जाते हैं, और कार्यकर्ता में मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति रही है, उसको ठीक करेंगे। संगठनात्मक चीज है, अंदर मिल बैठ के कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे योगेश जी कह रहे थे कि सरकार जब होती है तो स्वाभाविक है कि संगठन में कुछ कमियां रहती हैं, और संगठन ही सत्ता को, सरकार को सत्ता में लाने का काम करता है। उसको भी ठीक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हार ऐसी नहीं थी, उसके कई कारण है। ये ठीक है कि महंगाई के कारण हो सकता है जो कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था, लेकिन और भी बहुत से कारण है। कार्यकर्ता कई बार सरकार में आने से ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, उस ओवर कॉन्फिडेंस को अगर हम ठीक रखें भविष्य में, उसके लिए प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया है। कई बार स्थितियां ऐसी होती है किसी एक व्यक्ति के कारण ये सीट हार जाए या पूरा हार हो, ऐसा नहीं होता है। इसकी कलेक्टिव जिम्मेवारी है, सब जिम्मेवारी लेते हैं, और हाईकमान जो भी निर्णय करेगा वो सबको, सबके हित में होगा, वो तो सर्वोपरि है ही, वो सब मानेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पूरी मेहनत की है, जी जान लगाया है। और मंडी का अगर जहां तक बात करें तो लगभग एक आधी विधानसभा को छोड़ के जिला की बात करें, बाकी हर जगह लीड है, लेकिन अब 4,000 की लीड नहीं आ पाई। कुल मिला के अगर 5-5 वोट भी 1700 बूथ हैं, अगर ठीक से मैनेज हो गए होते तो हम कई स्थिति और होती। लेकिन सरकार में जैसे योगेश जी बात कर रहे थे कि कई कमियां हो जाती हैं, वो रही है, और 1 साल है, इसको ठीक करेंगे और दोबारा से पुरजोर मेहनत करके तो हम दोबारा रिपीट करेंगे। जी योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे कि जो पेट्रोल के दाम या अन्य चीजों पे महंगाई बढ़ रही है, ये सरकार को तकनीकी रूप से जनता को समझाने में शायद समय लग सकता है, या इसके पीछे कोई और कहानी हो सकती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से लोग कुंठा महसूस कर रहे हैं और परेशानी महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है उसको लेकर सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले ट्वीट में कहा था कि हिंदुस्तान जैसे जनसंख्या जो अधिक जनसंख्या वाला देश है, इसमें 90% से 95% जनसंख्या गरीब और मध्यम वर्ग है। चूंकि इसकी दोहरी मार जो कोरोना के बाद पड़ रही है, अगर उसको यहां राहत नहीं बढ़ेगी तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। ये उपचुनाव है, आपने बहुत अच्छा शब्द दिया कि ये सेमीफाइनल है, निश्चित तौर पे सेमीफाइनल है, और कहते हैं कि पहले चोट खाए उसके बाद यदि आप अपनी रणनीति बना के आगे बढ़े और उस गलती को ना दोहराए तो यही एक रणनीति, एक बेहतर रणनीति कहलाती है। लेकिन बावजूद इसके, जैसा कि साइलेंट अटैक जो जनता ने दिया है, इस समय जो भूमिका है वो कांग्रेस को भी अपने पक्ष पर निभाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि इन्होंने चुनाव जीता और ये घर बैठ गए, या इनको भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, क्योंकि एक कमजोर लोकतंत्र भी, एक कमजोर विपक्ष भी लोकतंत्र के लिए खतरा होता है। कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने कमबैक करा और इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने अपनी हुंकार भरी, लेकिन यहाँ पर एक अच्छे विपक्ष को निभाने के, उसके किरदार को निभाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के लिए कि ये एक बहुत
बड़ा और एक बहुत बड़ा झटका जिसको कहेंगे या इसको सीख कहेंगे, आप कुछ भी समझ लीजिए, ये बीजेपी को अपनी ओर से करने की जरूरत पड़ेगी। तो योगेश जी क्या लग रहा है कि आगे क्योंकि चुनाव होने हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, कितना असर इस उपचुनाव का, इस नतीजों का उस पर हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे जब एक कहते हैं कि अगर आप पहला मैच जीत जाओ तो आपका मॉरल अप रहता है और आप पे प्रेशर हो फिर उसके बाद, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो चीजें हैं वो बड़ी चुनौतीपूर्ण लगती है। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं कि बीजेपी के लिए एक काम करने की जरूरत है। जिन गलतियां जो उनसे हो रही है जनता को, या वो अपनी बात समझाने में असक्षम है, मुझे लगता है बहुत बेहतर मौका है चीजों को डेवलप किया जाए, क्योंकि अभी उपचुनाव है। अब अभी जो चुनाव होने हैं पूर्ण रूप से, उसके लिए समय है। और ऐसी चीजों के लिए जब रणनीति बनती है तो मुझे लगता है और बेहतर करके आप कर सकते हो, लेकिन साथ साथ ये भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष कुछ करे ना करे, लेकिन महंगाई आपके पीछे पड़ी है। और जो इस समय हमने हाल देखा, महंगाई के साथ कृषि कानून दोनों ही पीछे पड़े हैं। देखिए वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा था, लेकिन निश्चित तौर पर हम इसको कह सकते हैं उसी के सहारे तो अभय चौटाला जीत हासिल किए। अगर मैं गलत नहीं हूं योगेश जी, आपसे समझना भी चाहेंगे कि क्या एक कृषि कानून के विरोध में जब वो खड़े हुए, उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी, तो एक वो भी उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहा है इस चुनाव में जीत का? देखिए, होता भी यही है कि जब कोई चीज देश में चल रही होती है जिस तरीके से उस चौतरफा जो निंदा चलती है, उस समय पे कोई अपनी नैतिकता बताता है या कुछ भी करता है तो निश्चित तौर पे उसको फायदा भी हुआ, इसका भी प्रभाव पड़ा। लेकिन साथ साथ जैसे आपने कृषि कानून का जिक्र करा, तो मैं इस पर 1 मिनट लेके बताऊंगा कि कृषि कानून भी इस समय सरकार के लिए एक फांस बन गई है। तो इन सब चीजों का जो अटैक है बड़े स्तर पे, इसको कहीं ना कहीं सरकार को सुधारने संभालने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान की जनसंख्या है, ये पिछला रिकॉर्ड हमारा रहा है कि हम किस चीजों पे सरकार गिरा देते हैं, किस चीजों पे सरकार बना देते हैं। तो यहाँ पर जो बीजेपी के लिए है, यहाँ पर बड़े स्तर पे बड़े नेताओं को, शीर्ष नेताओं को यहाँ पर एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि जिससे चीज कंट्रोल, ये उनके लिए एक संकेत है, ये एक लेसन है। यदि आज ये नहीं समझ पाते तो निश्चित तौर पे जो मुकाबला है वो बड़ा, जिसको बोलते हैं, संवेदनशील हो जाएगा और जो चीजें हैं वो खुलती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद जी, जिस तरह से योगेश जी ने भी कहा है कि सेमीफाइनल आप भले ही जीत रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये सोचने की जरूरत है कि एक विपक्ष की क्या भूमिका होती है। विपक्ष मजबूत नहीं है, महंगाई के मुद्दे पर आप सड़कों पे कभी नहीं आए। अगर फिलहाल की हम बात करें, आपने सड़कों से कभी भी इस तरह का कोई प्रदर्शन या फिर इस तरह से जनता की जो आवाज है उसको नहीं उठाया। किरण जी, आप कौन सी दुनिया में रह रही है, या योगेश जी कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? कौन सा ऐसा मुद्दा है जी जो हमने सड़कों पर या आनंद जी, एक चीज बताइए, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, टीवी पे आके डिबेट में आकर के भले ही आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया हो, लेकिन सड़कों पर आपकी तस्वीर नजर नहीं आई है। आप ये बताइए, आप यहाँ पर मुख्य विरोध करने वाली जगह नजर नहीं आए। की अगर बात करें तो यही से चीजें तय होती है, उसके बावजूद आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती यहाँ पर। और गढ़ जो है, देश की राजधानी जो है, यदि आप यहाँ पर नहीं है और इतने बड़ी जगहों पर आप इतने बड़े मुद्दों पर नहीं है, तो आप अपनी जीत पे कदर भी नहीं करा सकते कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। आनंद भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप कहते हैं हम कहाँ पर है? हम जहाँ होते हैं सब आपके सामने होता है। हम पूरे दिन टीवी या अखबारों पे बने रहते हैं और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बांटते हैं। तो मेरे मित्र वर्ग, मैं ऐसी बात जो है आपके मुंह से सुनने में थोड़ी आफत दर्ज कराता हूँ कि हम कहाँ पर है। तो ये जो आपको चंद जोगों को अपनी उपस्थिति दर्ज करा के सोशल मीडिया पर, टीवी पे, तो आप इसको भी नहीं कह सकते, चूंकि तो विपक्ष का काम होता है वो पूर्ण रूप से उतना ही नहीं हुआ। ये महंगाई का टैक्स साइलेंट बीजेपी को दिया। बात पूरी हो जाए तो फिर मैं जवाब दूं। जी बोलिए। जी आप जवाब दीजिए। मैंने आपका उत्तर दिया, जो थोड़ी भाषा थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। हम कहाँ पर हैं? सोनी जी क्या है, जो सच्चाई है वो बोलने में भी कोई कोताही नहीं। जी आप विशेषज्ञ के रूप में बैठे हैं, आपकी एडवाइस भी हम मानेंगे, ये नहीं कि आपकी एडवाइस नहीं मानेंगे, परंतु जो सच्चाई है वो सच्चाई बोलने में कोई दोहराई नहीं। आप एक बात बताए, जो कृषि कानून की अगर हम बात करें तो केवल और केवल पूरे देश में राहुल गांधी जी एक ऐसे थे जिन्होंने ट्रैक्टर यात्रा निकाली और ट्रैक्टर लेकर निकले। संसद से वो साइकिल पर निकले, किसानों के बीच में केवल राहुल गांधी ऐसे थे, पूरे विपक्ष को साथ में और साइकिल पर निकले। और जब तक महंगाई की बात है
आनंद जी, क्योंकि मैं पार्टी का हूँ, कार्यकर्ता। आनंद जी, यहाँ पर मैं एक बार आपको टोकना चाहूंगी। आप कृषि कानून को लेकर के सड़कों पे राहुल गांधी जी निकले ट्रैक्टर पर सवार होकर, लेकिन सवाल ये है ना, संसद में आपको जगह मिली, आपको वहां आवाज उठानी चाहिए थी किसानों को लेकर के। सड़क पे तो खुद ट्रैक्टर लेकर के किसान खड़े थे। और महंगाई को लेकर के आप कब नजर आए? महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल को लेकर के माइक के अलावा आपकी आवाज कहीं मुखर नहीं हुई। संसद में कितनी बार आवाज हमने उठाई और आपने खुद सुनी होगी। और राहुल गांधी जी ने क्लियर कट कहा कि इस कमेरा वर्ग की मोदी जी सुन लो, हमारा तो नुकसान, अगर इनके सुनोगे आपका फायदा होगा, और आप इनके गरीब आदमी की, कमेरा वर्ग की आप बात सुनो और महंगाई मत बढ़ाओ, ये कृषि कानून रद्द कर दो। ये संसद की बातें कर रहा हूँ। और जब तक हरियाणा विधानसभा की बात करें, हरियाणा विधानसभा के अंदर भी हमने नो कॉन्फिडेंस बिल तक हम लेकर आए और आवाज उठाई। कितनी बार हमने डंडे खाए, कितनी बार हमारे पे पानी की बुछारें की, और यहाँ तक कितनी बार हमने लाठी चार्ज खाया है। तो ये बातें अपना गए और हमने हर वक्त उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल तक को, राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दी। चलिए, ये लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर के लाठियां खाई हैं, जेल भी। एक बात पूछ लो जी, चलिए। सच्चाई ये है, पहले जब भी कोई पार्टी राज में होती थी, कोई बंद का ऐलान करता था या कोई पुतला फूंकता था तो उस पर असर होता था। परंतु ये पहली सरकार है, कितने इनके पुतले फूंक लो, कितना इनका विरोध कर लो, कितना इनके बारे में बोलो, इन पे ये जैसे। चलिए अजय जी, जल्दी से क्लोजिंग टाइम है, आप जवाब दे दीजिए। असर नहीं होता, वही वाली बात है कि असर नहीं होता में जो नहीं रहती। अभी आप ये देखे अमीरपुर जी, आनंद जी, अजय जी को बोलने दीजिए, क्लोजिंग टाइम है। के बेटे ने किसानों को कुचला और क्या वो मंत्री को इन्होंने हटाया वहां से? भ्रम की स्थिति में है, किसानों के कंधे पे रख के वो चला रही है। इनको अपने आप कृषि कानून की समझ, एक भी चीज कहीं लॉजिकली कहीं ठीक नहीं उतरे, किसानों के कंधे पे बंदूक रख के आगे बढ़ रहे हैं और उससे गुजारा नहीं होगा। पार्टी को जब भी चुनाव होंगे अपने पद पे ही लड़ना पड़ेगा, और जब समय आएगा तो खुली लड़ाई जंग। चलिए ठीक है, ये आने वाली तस्वीर जो है वो बाद में क्लियर होगी। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। इसी के साथ चुनाव जो है सेमीफाइनल है, लेकिन फाइनल में क्या कुछ होगा नजर बनी रहेगी। मंथन करने की हर पार्टी को यहाँ पर जरूरत है और वहीं विपक्ष को मजबूत होने की जरूरत है। इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमएच1 प्राइम के साथ।